और ये हम लोग जब कर रहे थे सारा काम कायदे से, तो आपके जो हिस्टोरियंस हैं, बैठो, कायदे से ये काम जो डिक्लासिफिकेशन का कि भी फाइलें खोलनी चाहिए, वो किसको करना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? हिस्टोरियंस को बोलना चाहिए। इतिहासकार और क्या काम करते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है वो सरकारी नौकर होता है, वैसे नौकरी करता है यूनिवर्सिटी की, सरकार के फेवर में काम करेगा तो उसको डिग्री देके फॉरेन कंट्री भेजते हैं लोग। तो हिस्टोरियन कोई किसी ने इस केस में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सबको बेसिकली अपनी रोटियां सेकने में मतलब था। अदरवाइज ये डिमांड हमसे नहीं आनी चाहिए, ये हिस्टोरियंस को बोलना चाहिए कि साहब सुभाष बोस की फाइलें पब्लिक करो। कभी नहीं हुआ। माहौल यह था, हालात ये थे उस जमाने में जब हम लोगों ने ये डिमांड रेज करी। इस तरह की हरकतें लोग पब्लिकली क्या करते थे? कौन आदमी जो अपने आप को इतिहासकार बोलता है इस तरह की वाहियात बात बोलेगा, वो भी मीडिया को, कि नेताजी की जो मतलब डिक्लासिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है कि उसकी डेथ इंक्वायरी करना वेस्ट ऑफ टाइम है। और बड़ी शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा बंगाली इसको बोलते थे। अभी भी का नाम मैं बड़ा मशहूर कर रहा हूँ आजकल दुनिया भर में, ये है सुमित सरकार, इसके अंदर है, उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे हैं, वो सुमित जी से मेरी आजकल इनके बीच में मेरा दोस्त है, वी हैव अ कॉमन फ्रेंड नाउ। द सब्जेक्ट ऑफ नेताजी, मतलब नेताजी के मरने वाला जो इशू इतना बोरिंग है कि मैं इसको मतलब रिएक्ट भी नहीं करना चाहता। ये सुमित सरकार बोलते हैं मत कर, हमें फर्क नहीं पड़ता भैया तेरे से रिएक्ट करने से। 1 घंटे से तो आप लोग सुन रहे, भैया बोरिंग तो नहीं है ना? कम से कम बोरिंग नहीं है। अगर बोरिंग है तो बुम्बा दास और शिजी से पूछ लो कितना बोरिंग है इशू। ये सबसे मशहूर फिल्म, हिट फिल्म हुई है जमाने की, ये अपनी गुमनामी। बोरिंग नहीं है, आपको लगता होगा बोरिंग, आपके ख्याल से तो भैया जो लाल सलाम में बस उसी में इंटरेस्ट है, बाकी तो दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हमें भी फर्क पड़ता नहीं भैया, इतिहास का जो बोलते हैं बोले, हमें फर्क पड़ता नहीं भैया। हमारे लेक्चर दुनिया भर में होते हैं। अभी अक्टूबर में 3-4 अमेरिकन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर आ गया। आपकी हिस्ट्री आपको मुबारक हो। एक तक अपूर्ण पिछली किताब में मेरी बनाई थी वेब सीरीज बोस डेड एंड अलाइव, और ये है ऑल्ट बालाजीज बोस डेड एंड अलाइव गार्नर्स 500,000 व्यू विद इन 10 days। इंटरेस्टिंग है ना? कोई जरूरत नहीं है इतिहासकारों की, हमारे को कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी बोलते हैं। अभी आपको चंद्रचूड़ ने बताया कि हम लोग की वजह से बहुत सारे कागज बाहर निकले। अगर ये काम हमने महात्मा गांधी पे कर दिया होता तो पद्मश्री पे मिलना था हमारे को। बहुत बड़ा काम किया। जिस देश में कागज का टुकड़ा बाहर नहीं निकलता था, डिक्लासिफाई होता था, हमारी वजह से शायद 1,500 के आसपास फाइल बाहर निकाली। और आप कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ धर अनुज धर के पास में हिस्ट्री की डिग्री नहीं है। डिग्री आपको मुबारक हो भैया, हम तो फाइलें बाहर निकाल देते हैं। तो हाँ जी, कुछ है क्या? तो पॉइंट ये है कि ये सारा हम लोगों की वजह से कि कागज बाहर निकले। अच्छा, होता क्या कि जब डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जाते हैं तो टाइम लगता है। तो 2007 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वजाहत हबीबुल्लाह जी उसके चेयरमैन थे उस जमाने में, उन्होंने ऑर्डर दिया हमारी उसके ऊपर कि सरकार जो है 70,000 के आसपास पन्ने उन्होंने एडमिट किया था कि हमारे पास में 70,000 पन्ने हैं जिनको हम जो नेताजी की मौत से जुड़े हैं, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि उनको हम रिलीज करते हैं तो सारे देश में और खासकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कमीशन के सामने हमारी और गृह मंत्रालय के लोगों की बहस हुई, और हम कमीशन ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया और कहा कि ये सारे कागज आपको छुपाने का मतलब नहीं है, उठा के उसको नेशनल आर्काइव में भेजो। तो उन्होंने उसमें से 70,000 में से कोई 15-20 हज़ार पन्ने निकाल के गवर्नमेंट ने 2010 में क्लियर कर दिए। सारे नहीं किए उन्होंने क्लियर, लेकिन ये 10-12 हज़ार पन्ने उन्होंने दिए। और जब डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं नेशनल आर्काइव में तो टाइम लगता है, सरकारी फाइलें मूव करती हैं, फिर नेशनल आर्काइव बहुत बड़ा है, वहाँ जाएगा तो उसकी कैटलॉग बनेगी, डॉक्यूमेंट को नीचे रखते हैं वो लोग बेसमेंट में, उसका रजिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंट को वो करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कागज पुराना होता है, खराब ना हो जाए। तो करते 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 वो दिसंबर 2014 में पब्लिक हो गए। तो फाइल 2010 में नेशनल आर्काइव पहुंच गई, लेकिन पब्लिक को उन्होंने ओपन किया दिसंबर 2014 में। अब वहां तो हम 2 ही पागल थे जिनको इस केस के बारे में मालूम था, तो मैं चला गया नेशनल आर्काइव में देखने की भी क्या देखो फाइलों में क्या। अब कमाल की बात ये होती है
देखो इंसान से गलती हो जाती है, इंसान तो चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में, गलती का पुतला है। अमेरिका में भी ऐसा हुआ कई बार कि गलती से CIA ने कुछ डॉक्यूमेंट निकाल दिए जो को निकालने नहीं चाहिए थे। गलती हो गई, निकल गई, फिर पीछे खींचो भैया इसको। तो भगवान भला करे कि गृह मंत्रालय के किसी आदमी ने गलती से 2 फोटोकॉपी फाइलों की रिलीज कर दी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। असली अभी तक बाहर नहीं आया। और पहले दिन मैं वहां गया, मेरे हफ्ते पहले वही फाइल चढ़ गई। जैसे अर्जुन की आंख के सामने वो नजर आता है ना, मछली की आंख, तो वो सारे हजारे कागज में से सीधा मेरे को ये 2 फाइल नजर आई कि साहब नेताजी के परिवार के लोग जासूसी कर रहे थे। तो ये कहानी की शुरुआत हुई। मैंने चंद्रचूड़ को फोन खड़काया नेशनल अफेयर से कि भैया देख, ये तो है वाटरगेट स्कैंडल। अब वाटरगेट क्या, जो आप में से बच्चे हैं आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, दुनिया का सबसे बदनाम पॉलिटिकल स्कैंडल है वाटरगेट स्कैंडल। इतना बदनाम है कि जब भी दुनिया में कोई गलत काम करते हैं, जो पॉलिटिकल स्कैंडल होता है, उससे आगे गेट वर्ड लगाया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह जी के जमाने था ना, कोलगेट, दातन नहीं था वो, कोयले की खदानों में उन्होंने पैसा खाया था, कोलगेट स्कैंडल। तो ये गेट वर्ड वाटरगेट से निकल के आता। तो वाटरगेट स्कैंडल क्या चीज थी आप वो समझिए। वाटरगेट एक कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग का, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी में। तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2-3 उसका ये धड़ा है, उसे कहते हैं वाटरगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स। उसमें होटल हैं, ऑफिसेज हैं। तो 1973 में यहाँ पे उस जमाने की जो पॉलिटिकल, अमेरिका में 2 ही पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, जो मोटी मोटी 2 ही पार्टी राज करती हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी पावर में थी। रिचर्ड निक्सन जो है बड़े बदनाम थे, उनको बोलते ट्रिकी डिक उनका नाम रखा था। ट्रिकी डिक उनका प्रेसिडेंट था उस जमाने में, और रिपब्लिकन पार्टी का था, और डेमोक्रेटिक पार्टी अपोजिशन में थी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें ऑफिस था। तो रात को इसके डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में कुछ लोग घुसे अंदर चोरी करने, मतलब आप किसी घुसोगे तो किसी चोरी करने जा रहे हैं। ये लोग पकड़े गए। जब ये पकड़े गए तो उनको कोर्ट में लेके गया। जब कोर्ट में इनकी पेशगी हुई तो लोगों ने देखा यार ये तो बड़े जेंटलमैन टाइप लोग लग रहे हैं, शक्ल से तो चोर नहीं लग रहे ये लोग, तो देखो शक्ल से चोर कौन लग रहा है। बड़े पूछा कि आप हो कौन, क्या करते हो? तो इसमें से 3 लोगों ने बोला कि वो गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं। कहते गवर्नमेंट में नौकरी कहाँ करते थे? तो बोला जी वो CIA में नौकरी करते थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस में। सर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, रिटायर्ड लोग ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिस में क्या चोरी करने गए थे? तो वो चोरी नहीं करने गए थे, वो बेसिकली वो ना इतनी डिग्री लगाई जाती है वो जासूसी करने के लिए कि आपको मैंने, मान लीजिए आपको मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो डिग्री यहाँ लगा देते हैं। तो वो उसको ईव्सड्रॉपिंग, बगिंग डिवाइसेस कहते हैं उसको। तो ये लोग वहाँ पे जासूसी करने के लिए गए थे, डिग्री लगाने के लिए। और वो बड़ी हिंदी में कहावत है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। नाम इनका CIA है और ये लोग पकड़े गए वहां जाकर के। और जब पकड़े गए तो बवाल मच गया पूरे अमेरिका में। बवाल मचा तो मीडिया शुरू वहां का, ये क्या मजाक बना के रखा आप लोगों ने। खबर निकल के आई कि राष्ट्रपति को मालूम था इस बारे में। अमेरिका का पूरा मीडिया, अमेरिका की पूरी कोर्ट राष्ट्रपति को छोड़ा। उसने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई राष्ट्रपति की देश के लोगों पर जासूसी करवाने की, अपोजिशन पॉलिटिक्स। तो ये पूरा वाटरगेट का स्कैंडल कुछ नहीं है, सिर्फ एक अटेम्प्ट किया गया था रिचर्ड निक्सन द्वारा अपोजिशन पार्टी पे जासूसी करने का। और उसका रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका की 200 साल की हिस्ट्री में किसी राष्ट्रपति को इम्पीच कोई नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप को कोई इम्पीच नहीं कर पाया, चिंता मत करो, बिल्कुल सिक्योर है वो आपका। वो भी बच गया, वो आपका ये इससे पहले जो था वो क्लिंटन, उसने जो हरकत की आपको बता सकता नहीं, आप लोग लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, वो भी बच गया। लेकिन रिचर्ड निक्सन को उन्होंने नहीं छोड़ा। और रिचर्ड निक्सन को निकलना था, वो बेचारा उसने खुद ही रिजाइन करके भागो यहाँ से। और रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा। और उस पर चार्ज इतना ही था कि उसने जासूसी करने की कोशिश की थी। जब मैं अक्टूबर में अमेरिका गया तो उनको मैंने बोला कि तुम बेवकूफ हो, ये जो 4 गुर्गे थे इनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता दिल्ली भेजना चाहिए था आप लोगों को। हम तुम्हें सिखाते हैं कि हमारे चाचा नेहरू के जमाने में इन्होंने जासूसी के पकड़े नहीं गए लोग, इतने चालू है। तो डिग्री लगाने में क्या प्रॉब्लम है? इतना सा तुमसे काम नहीं हुआ, छोटा सा। हमारी एक्सपर्टीज है, हमको अंग्रेजी सिखा के गए डिग्री कैसे लगाई जाती है। फोन हमको टैप करना आता है, व्हाट्सएप हम लोग उठाते हैं। हमने 2 अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर को टैप किया है। राष्ट्रपति भवन में भी टैपिंग होती है, सुना हमने। हमारी एक्सपर्टीज है, हम लोग इसके गुरु हैं चीजों के। हमारे पास भेजो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे साहब कैसे होता है। एक चीज मुझे मालूम चली बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैं इसका कोई बताने का लिंक कभी था नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाऊंगा वीडियो।
आप लोगों ने वो जेम्स बॉन्ड की थीम सुनी है? जेम्स बॉन्ड आता है, वो एक जासूस है अंग्रेज, है ना? आपको पता है वो हिंदुस्तान पे आधारित थी पहले। तो वो मॉन्टी नॉर्मन जिसने वो फिल्म जो थीम बनाई थी, वो बेसिकली एक किताब थी हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, विश्वास जी का घर, उस पर कोई म्यूजिकल बन रहा था, तो उसने तो हिंदुस्तानियों के दिमाग पर वो टीम बनाई थी बेसिकली, और वो बन गई जेम्स बॉन्ड की थीम। अभी सुनाते हैं, मॉन्टी नॉर्मन ने खुद बताया। अरे जासूसी करने में हम बड़े बहुत तेज हैं। ये वो आदमी है जिसने वो बनाई थी। So tell me, where did the James Bond theme come from? It came from a musical that Julian Moore and I were writing called The House Mr. This Was, based on V.S. Naipaul's novel. Bondi's musical, based on the story of an Asian community, featured traditional Indian instruments, but it never made a mistake. So I went to my bottom drawer, found this number that I always liked, and played it to myself. And I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. So it had this very Asian quality. Well, I get the Indian feel, but where is James Bond and all that? I thought, what would happen if I split the notes? So I went. And immediately, the moment I did that, I realized that this was what I was looking for. And the producers agreed. So tell me, ये हमारा गुमनामी फिल्म का जो आखिरी सीन था, आपने देखा होगा, उसमें ये स्नूपिंग पे खत्म करता है कि वो दिखाया कि वो चंद्रचूड़ जो था, वो लोग कुछ इन्होंने ये स्नूपिंग कवर किया। तो ये असली में हुआ था, हम ये असली की स्टोरी है जनवरी की 2015 में। तो हम लोगों ने जो काम किया वो जासूसी के बारे में मानने वाला, वो हमने इंडिया टुडे को दिया और वो कवर स्टोरी बनी। और वो कवर स्टोरी बनने के बाद पूरे देश के मीडिया में सारे बड़े बड़े अखबारों के अंदर खबर फैल गई करते करते, और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में खबरें कि नेहरू गवर्नमेंट स्पाइड और नेताजी फैमिली को, वो ये ना कि निक्सन पकड़ा गया 1 मिनट में, छोटा सा काम, हम लोग पकड़े नहीं जाते। ये तो किस्मत थी कि वो फोटो कॉपी फाइल की आ गई हमारे हाथ में, अगर वो फाइल हाथ में नहीं आती तो ये भी पकड़े नहीं जाते। बाद में अभी भी मीडिया में क्लैरिटी इस बात को लेकर नहीं आई है। बेसिकली जासूसी नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी हर एक उस इंसान की हो रही थी जिसका सुभाष बोस से दूर दूर तक कोई रिश्ता हो, चाहे वो आईएनए का आदमी हो पुराना, चाहे कोई वो पत्रकार हो, ठीक है जी। तो सिर्फ वो परिवार की जासूसी नहीं कर रहे थे, वो हर एक इंसान की कर रहे थे तो उसका सुभाष बोस से लिंक हो। और जासूसी सिर्फ कलकत्ता में नहीं होती, पूरे देश में हो रही थी। तो ये जैसे बॉम्बे का भी स्टार्ट हो गया, सब इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ और इसको दिमाग में रखिए कि वाटरगेट स्कैंडल में वो इतने बड़े बड़े आदमी छोटा सा काम नहीं कर पाया, हम लोग क्या काम करते थे आपको दिखाते हैं। ये है जी, एक पृथ्वीलाल सब्भा नाम का किसी की व्यक्ति की जासूसी हुई थी आप भी के बंगाल में 1949, गांधी जी के दिखाए रास्ते पे देश चल रहा था उस जमाने में। 1949 में इन्होंने इसको लिबर्टी में लिया, इसकी इंटरसेप्शन की आदमी कौन है। तो खबर निकल गई, इसका कसूर क्या था, पृथ्वीलाल सब्भा का जासूसी की गई, उसका कसूर क्या था। उसका कसूर ये था कि उसने नेताजी के बड़े भाई को चिट्ठी लिखी और ये पूछा कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है क्या। तो इंटेलिजेंस वालों ने बोला बेटा तुझे बताते जिंदा है कि नहीं, तेरा उसकी उन्होंने रिकॉर्ड बना दी। अब उसमें भी कमाल की बात यह है कि पृथ्वीलाल सब्भा 15 साल का बच्चा था। रिकॉर्ड में लिखा है, हम नहीं कह रहे, रिकॉर्ड दिखाते हैं। A thorough inquiry has been made about the writer of the letter. His name is Prithvilal Sabha, aged about 15 years. 9 का बच्चा था, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने, और भी लोगों लिबर्टी में लिए लड़कियां, वो नेताजी की भतीजों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा लोगों ने। एक्सपर्ट है, सिखा के ट्रेनिंग मिली एडवांस लेवल की, हम जासूसी करना हमारी फितरत में है। महात्मा गांधी ने भी की थी, वो अलग कहानी है। It is learned from the headmaster of the government higher secondary school Darjeeling that the attendance of the boy in the school is irregular. 15 साल के बच्चे के बारे में देखो क्या लिखते हैं फाइल में। आजकल बोल रहे हैं कि देश में बड़ा वो आ गया, इंटॉलरेंस का जमाना आ गया है जी। आप दिखाते हैं there is nothing against him politically or otherwise। 15 साल का बच्चा 9वीं को उसके बारे में लिख रहे हैं, और रिपोर्ट किसको भेज रहे हैं,
कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन टू श्री पी.के. बसु, IPS, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, स्पेशल ब्रांच कलकत्ता। कोई हमेशा गुलाम होगा ये व्यक्ति वहां। तो ये इस हरकतों के लोग थे। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे डाटा, बहुत चीज निकल के आई। और एक चीज उसमें हम आपको एक और दिखाते हैं जो बड़ी कि कितने नीच किस्म के लोग थे, इन्होंने क्या हरकतें की हैं, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, हम दोनों से कम से कम। मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ, आपका पता नहीं माशाल्लाह आप लोग के यहाँ क्या सिखाते थे, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में हमको बड़ी बड़ी क्लैरिटी थी उस जमाने में। स्कूल में थे तो सुनने में आया था कि जिसको आप लोग कहते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, वो बेसिकली था ट्रांसफर ऑफ पावर। और ट्रांसफर पावर क्या चीज थी कि अंग्रेजों ने देश छोड़ा क्योंकि देश में फौज उनके खिलाफ हो गई। लेकिन जब वो यहाँ से गए हैं तो उनको भी देखना कि फ्यूचर के अंदर हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहे, यहाँ पे हमारे ही भाई बंधु बैठ जाए पावर के अंदर। तो जो लोग इनको ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे क्रिसमस में, उनको ये पावर देके चले गए कि भैया तुम बैठो यहाँ पे, कुछ कल को प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे आपस में। तो वो लोग जो पावर में बैठे, इन्होंने आपस में सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग की थी। पहले के जमाने में ये कहा जाता था कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई थी, प्रोटोकॉल थे, और उसमें से एक प्रोटोकॉल था कि सुभाष बोस अगर वापस आता तो उसको पकड़ के आपके हवाले कर देंगे। अब वो तो मुझे पता नहीं कि प्रोटोकॉल सुभाष बोस का था कि नहीं था, लेकिन एक बात 2015 में साबित हो गई है कि सीक्रेट प्रोटोकॉल थे। आपने क्यों नहीं बताया पार्लियामेंट के अंदर हमको? पंडित जी तो नहीं कभी बोला स्टेटमेंट दी, किसी ने क्यों नहीं बताया हमको कि आपकी अंग्रेजों की अंडरस्टैंडिंग थी भैया, प्रोटोकॉल थे सीक्रेट। जो सीक्रेट प्रोटोकॉल 15 हमको चला है कि ज्यादा टाइम अंग्रेजों ने यहाँ पे एक ऑफिस खोला जिसका नाम था SLO, ऊपर लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लिएजन ऑफिसर। और ये बेसिकली क्या था कि आपने यहाँ बिठाया माई बाप इंटेलिजेंस का, और हमारी इंटेलिजेंस की जो हेड थे वो उसको जाके रिपोर्ट करते थे कि साहब ये लो हमारी फाइल है। तो उसी के दौरान, और ये जो सुभाष चंद्र बोस पे जो जासूसी होती थी उसकी भी इंफॉर्मेशन ये लोग इकट्ठी करके उनको अंग्रेजों को आजादी के बाद में दिया करते थे। ये इन कागजों का मतलब है मोटा मोटा। तो ये दिस अरेंजमेंट वाज ऑन टिल 1968 1968 অবধি जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है कि लंदन से निकल के आया, ये भारत का है, हमारे याद नहीं लिखा, लेकिन लंदन से निकल के आया। ये है S. बालाकृष्णन शेट्टी, जो IB में बड़े साहब थे आजादी के बाद के, और इन्होंने सुभाष बोस के जासूसियां बाद में भी की बात करें। तो ये चिट्ठी लिख रहे हैं अपने साहब को, जो यहाँ बैठा है SLO मिस्टर बॉन्ड, और मिस्टर बॉन्ड चिट्ठी को फॉरवर्ड किया लंदन में। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमको 19/8/47 को, मतलब आज़ादी मिलने के 1 महीने बाद, ये लेटर AC नाम्बियार ने भेजा नेताजी के घर में। नाम्बियार नेताजी के साथ में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी में वहाँ पर उनके साथ थे। तो ये द लेटर वॉज सीन ड्यूरिंग सीक्रेट सेंसरशिप एंड वॉज पास्ड ऑन, कि आज़ादी हो गई है, देश आज़ाद हो गया है, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो सेंसरशिप लगी हुई है सुभाष बोस के घर पर। वहाँ इन्होंने लपेट लिया और ये लेटर इन्होंने फॉरवर्ड किया अंग्रेजों को, और यहाँ लिखते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट्स ऑन द लेटर। ऐसे लिखता है जैसे चाचा जी की शादी की बात कर रहा है उसकी। आपको शर्म नहीं आती हरकत करते हुए आप लोगों को इंडिपेंडेंस के बाद में? अपने आदमी पे, अपने जिस आदमी की वजह से तुम लोग आजाद हुए हो उसके घर में जासूसी कर रहे हो तुम लोग बेशर्मो, और वो जासूसियां की रिपोर्ट लेके अपने मालिकों को दे रहे हो अंग्रेज इंग्लैंड में। ये बेशर्मो लोगों को पूरे मीडिया में ये खबर छपी है, सारे मेन स्ट्रीम अखबारों में। आपके यहाँ 3-4 बंगाली अखबारों में नहीं छापा होगा, कांग्रेस पार्टी के जो चमचे हैं यहाँ पे पूरे मीडिया में खबर छपी है कि IB शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन बोसेस की विद माय फाइल। फेसबुक पोस्ट नहीं है जो शेयर की थी, उन्होंने जासूसी की थी लोगों ने पूरे मीडिया में, और वही निकल के आया। और जब हमने इनसे पूछा तो ये आंसर देने को तैयार नहीं है। और यही कि उसका देखिए जासूसी, वैसे आपको मैंने बोला कि सुभाष बोस के परिवार की नहीं हो रही थी, इंटेलिजेंस वालों को कोई इंटरेस्ट सुभाष बोस के परिवार में नहीं है। वो सारी जगह जासूसियां कर रहे थे वो, क्योंकि उनको पता कि असली आदमी जिंदा है। और यही पूरे मीडिया ने इसका यही मतलब निकाला है पूरे मीडिया में जो है, क्योंकि सबको पता कि कांग्रेस वाज स्केयर्ड ऑफ बोसेस रिटर्न। वो सभी को जासूसी कर रहे थे, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो फैमिली से कांटेक्ट करेंगे, जिंदा है INA के लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जिंदा है तो उससे कांटेक्ट करेंगे, तो सबकी टैपिंग करवाओ। और ये नहीं, तो इस तरह से। और उसके बाद यही जो रीजन था कि दीदी ने जब डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए यहाँ पे अपने,
तो उन्होंने ये खुल्ला स्टेटमेंट दी थी कि नेताजी माइट हैव बीन अलाइव आफ्टर 1945। उसका मतलब ये था कि साहब ये जासूसी अपने आप में ही साबित करती है कि वो जिंदा थे। नहीं तो आप क्यों 1970-71 तक, कुछ लोग का बोलना कि 84 तक आप क्यों जासूसी करेंगे सुभाष बोस के परिवार के बाकी लोगों की? और यही उस जमाने में बीजेपी का भी ये मानना था कि साहब जासूसी होने का मतलब ये है कि सुभाष बोस जिंदा है। नेताजी का परिवार जो आज कोई और तूती बजा रहा है, अगर आप उस जमाने के खबर देखेंगे 2015 के, उन्होंने भी यही बात बोली कि जासूसी होने का मतलब ये था कि नेताजी जिंदा थे। आज आपकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है, तो ऐसा है देखिए।